नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 7 जो हम पढ़ रहे थे ना, शब्द रूपांतरण, उसमें वाच्य पढ़ेंगे, है ना। वाच्य किसे कहते हैं हम? वाच्य क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। यानी क्रिया का वह रूप जिससे हमें मालूम चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। यानी इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है ना। मतलब इससे यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। ठीक है। वाच्य का अर्थ होता है मतलब वाणी या कथन, बोलने वाले की वाणी या बोलने वाले का कथन। यानी किसी एक बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ कहने का तरीका है वाच्य। इससे वाक्यों की रचना भी थोड़ी अलग हो जाती है। मतलब बात कही एक ही जा रही है, थोड़े थोड़े अंतर से इससे कही जाती है कि किसी में कर्ता प्रधान हो जाता है, किसी में कर्म प्रधान हो जाता है और किसी में भाव प्रधान हो जाता है। अभी हम इतने सारे उदाहरण पढ़ेंगे, उससे आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं, है ना। आप पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ये तालिका बना रखी है। वाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना। कर्तृवाच्य इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। और इनके अनुसार ही क्रिया होती है। क्रिया की लिंग, वचन, पुरुष इनके अनुसार ही निर्धारित होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब यहाँ तो छूती हूँ और गड़बड़ हो जाती है। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है तब उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग, और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। अर्थात क्रिया का प्रधान विषय करता है, क्रिया का प्रधान विषय करता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। बिल्कुल सिंपल जो वाक्य हम बोलते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्रिया है पढ़ता हूँ, ये कर्ता के अनुसार है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो ये जो साधारण से वाक्य होते हैं हम प्रयोग में लेते हैं या प्रयोग करते हैं साधारणतः, वे सब कर्तृवाच्य होते हैं क्योंकि उनमें कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। साधारणतः जो वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती है वे कर्तृवाच्य ही होते हैं। और ये साधारण वाक्य जो आप पढ़ रहे हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो ये है कर्तृवाच्य। आई बात समझ में। अब है कर्मवाच्य। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है ना। जब वाक्य में कर्म प्रधान होता है और उसके अनुसार क्रिया होती है तब उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। और कर्मवाच्य सदैव सकर्मक ही होता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, चाय राम के द्वारा पी गई। ये तो उदाहरण है। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया, इसमें कर्म प्रधान है ना, कर्म के अनुसार। तो दूध जो कर्म है उसे पहले लिया है हम, दूध सीता के द्वारा पिया गया। और यही वाक्य अगर होता सीता ने दूध पिया या सीता ने दूध पिया, तो ये कर्तृवाच्य हो जाता, सीता ने दूध पिया, है ना। क्योंकि यहाँ भूतकाल की क्रिया है, इस हिसाब से हम जो कर्तृवाच्य का वाक्य, मतलब एक ही वाक्य से मैं आपको दोनों बता रही हूँ, फिर जब भाववाच्य होगा तो भी मैं ऐसे ही बताऊंगी। दूध सीता के द्वारा पिया गया, तो यहाँ कर्म को प्रधान रखा गया और कर्म के अनुसार क्रिया कि दूध सीता के द्वारा पिया गया। अब सीता ने दूध पिया तो कर्ता प्रधान हो गया, कर्ता प्रमुख हुआ ना, कर्ता पहले आया कि सीता ने दूध पिया।
और जब कर्म को प्रधान किया गया, कर्म को आगे किया गया कि दूध, तो ये तो नहीं कह सकते कि दूध सीता ने पिया, नहीं, दूध सीता के द्वारा पिया गया, कर्म के अनुसार क्रिया बनी। बात समझ में आ रही है? सीता ने दूध पिया, कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई। अब कर्म के अनुसार जब क्रिया है कि दूध सीता के द्वारा पिया गया, पीने वाली तो सीता ही है, लेकिन कर्म प्रधान है तो इसकी क्रिया ऐसे हुई कि दूध सीता के द्वारा पिया गया। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, कर्तृवाच्य होता तो ये होता कि पत्र, सीता ने पत्र लिखा, है ना, सीता ने पत्र लिखा। और जब कर्मवाच्य हुआ तो पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, मनोज ने मिठाई खाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मनोज ने मिठाई खाई, तो वहाँ कर्तृवाच्य है, कर्ता प्रधान है कि मनोज ने मिठाई खाई। अब जब कर्म को प्रधान करना है तो मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई। आई बात समझ में? क्रिया का रूप बदल गया ना यहाँ पे, क्रिया का वचन, क्रिया का लिंग। अब जब है कि सीता ने दूध पिया, और यहाँ दूध सीता के द्वारा पिया गया। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, मनोज है लेकिन जो मिठाई है कर्म, उसके अनुसार यहाँ जो क्रिया है वह भी स्त्रीलिंग हो गई है। चाय राम के द्वारा पी गई, राम ने चाय पी, कर्तृवाच्य होता तो ये वाक्य होता, यही वाक्य ऐसे होता कि राम ने चाय पी, और जब कर्म को प्रधान करके या कर्मवाच्य रचना की गई तो चाय राम के द्वारा पी गई, और चाय कर्म के अनुसार यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग हो गई है। इन वाक्यों में पिया और लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है, और इसी प्रकार खाई और पी एक वचन पुल्लिंग न होकर के यहाँ स्त्रीलिंग क्रिया कहा जाएगा, है ना, पुल्लिंग यहाँ नहीं होगा, एक वचन स्त्रीलिंग क्रिया मिठाई और चाय कर्म पर आधारित है। बात समझ में आई आपको? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और उसके अनुसार क्रिया होती है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और उसके अनुसार क्रिया होती है। वाक्य वही है, बात वही गई है, अर्थ में थोड़ा सा अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, और इससे वाक्यों की रचना भी थोड़ी बदल गई। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्तृवाच्य है ना, इसी को मैं कर्मवाच्य में बदलूं तो पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। देखना इसमें जो काल है उसी काल के अनुसार होगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ और पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य है। इसी का मैं भाववाच्य बना के बताऊंगी आपको अभी कि विमला ने मेहंदी लगाई, ये कर्तृवाच्य है, और कर्मवाच्य हो जाएगा मेहंदी विमला के द्वारा लगाई गई, मेहंदी विमला के द्वारा लगाई गई। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, कर्ता प्रधान है, उसके अनुसार क्रिया है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई। आई बात समझ में? अब मुझे लगता है आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य अवश्य समझ में आ गए होंगे। बस कर्ता को पहले रखना है और कर्मवाच्य में कर्म को पहले रखना है, और उसके अनुसार क्रिया के लिंग वचन अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, आगे है भाववाच्य। जब आपने पहली बार सुना होगा तो सोचा होगा ये वाच्य क्या है, पता नहीं बला, मुझे भी यही लगता था, है ना, लेकिन जब हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो वाच्य भी हमें सरल लगने लग गए। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की, क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। कर्म में सकर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। लिंग और वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए आप, इस पुस्तक में जो दिए गए हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, लड़के खो खो खेलकर थक गए। अब मैं आपको जो हमारा ये था, मैं पुस्तक पढ़, इसी या तो ये भाववाच्य है, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, इसका कर्तृवाच्य होगा मैं सवेरे नहीं उठता, मैं सवेरे नहीं उठता, और इसी का ये भाववाच्य हो गया मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता। सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, इसका कर्तृवाच्य होता सीता मिठाई नहीं खाती, सीता
मिठाई नहीं खाती। कर्मवाच्य होगा मिठाई सीता के द्वारा खाई नहीं जाती। मिठाई सीता के द्वारा खाई नहीं जाती। और भाववाच्य हो गया सीता से मिठाई खाई नहीं जाती। है बात समझ में? बस कर्ता को प्रदान किया, कर्म को प्रदान किया और यहाँ भाव को प्रदान किया। अब जैसे वो वाक्य है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, उसका कर्मवाच्य था कि कर्मवाच्य मैंने क्या बताया था? पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। और भाववाच्य होगा मुझसे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। नहीं, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, जो है उसमें नकारात्मक नहीं। वो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है और मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य में देखो, एक बार मैं वापस बोलता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये कर्तृवाच्य हुआ। कर्मवाच्य हुआ पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है ना, पढ़ता हूँ वर्तमान काल, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। और भाववाच्य होगा मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है। ये बात समझ में? अब बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में रख लें। विमला ने मेहंदी लगाई, मेहंदी विमला के द्वारा लगाई गई। मेहंदी विमला के द्वारा लगाई गई, वो हो गया कर्मवाच्य। और भाववाच्य हुआ विमला से मेहंदी लगाई जाती है या विमला से मेहंदी लगाई गई। हम काल नहीं बदलेंगे यहाँ पे, है ना। विमला से मेहंदी लगाई गई। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये कर्तृवाच्य है। इसका कर्मवाच्य हुआ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास द्वारा की गई। और भाववाच्य हो जाएगा तुलसीदास से रामचरितमानस रची गई। आई बात समझ में? तुलसीदास से रामचरितमानस रची गई। दूध सीता के द्वारा पिया गया, ये कर्मवाच्य है। और इसका मैं भाववाच्य बनाऊंगी कि सीता से दूध पिया गया। सीता से दूध पिया गया। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, सीता ने पत्र लिखा। कर्तृवाच्य हो जाएगा सीता ने पत्र लिखा। और भाववाच्य हो जाएगा सीता से पत्र लिखा गया। ये बात समझ में? काल हमारा वही चलेगा, केवल क्रिया का रूप उस कर्म के अनुसार या कर्ता के अनुसार या भाव के अनुसार बदल जाएगा। आई बात समझ में? चाय राम के द्वारा पी गई, राम ने चाय पी। कर्तृवाच्य हो जाएगा राम ने चाय पी। और चाय राम के द्वारा पी गई, राम से चाय पी गई। राम ने चाय पी और राम से चाय पी गई। ठीक है। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, ये कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य होगा मनोज ने मिठाई खाई। मनोज ने मिठाई खाई, मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई। और भाववाच्य होगा मनोज से मिठाई खाई गई। मामूली अंतर है अर्थ में, लेकिन वाक्य की रचना में कितना अंतर आ गया है। तो आप इत्मीनान से इसे एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें। एक ही वाक्य के तीन रूप बनाएं, तीनों रूप बनाएं। मैंने भी बोले हैं, आप वो नोट कर लें, है ना। और भी मैं बता देती हूँ, अलग से और उदाहरण मेरे ध्यान में है। जैसे बच्चा कहानी सुनाएगा, कर्तृवाच्य है, बच्चा कहानी सुनाएगा। इसके द्वारा कर्मवाच्य क्या बनेगा? कहानी बच्चे के द्वारा सुनाई जाएगी। कहानी बच्चे के द्वारा सुनाई जाएगी। और भाववाच्य हो गया बच्चे से कहानी सुनाई जाएगी। ठीक है। माँ मिठाई बनाती है, कर्तृवाच्य, माँ मिठाई बनाती है। कर्तृवाच्य तो सभी साधारण वाक्य हो जाते हैं। कर्मवाच्य बनाने के लिए उसमें कर्म को आगे करना पड़ता है, कर्म को प्रधान रखना पड़ता है। तो मिठाई माँ द्वारा बनाई गई या मिठाई माँ द्वारा बनाई जाती है। और भाववाच्य होगा माँ से मिठाई बनाई गई। आई बात समझ में? जरूर से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्योंकि वाक्यों में अंतर नहीं है ना ज़्यादा, मतलब वाक्य की रचना में तो अंतर है लेकिन उसके अर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसे 2-4 बार पढ़ लीजिए, अभी नहीं तो कल वापस पढ़ लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। आज हम ये थोड़े से इसी पृष्ठ के जो प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें प्रश्न भी काफ़ी हैं, तो हम ये अभी थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, हिंदी, पूर्णिमा, दही, चांदी।
अब इनका लिंग ज्ञात करने के लिए क्या होता है, आप इनके साथ क्रिया लगा दो, वाक्य बना दो। हिंदी में लिख रही है या हिंदी में लिख रही है, हिंदी लिखी गई या पूर्णिमा आ गई, दही जम गया, चांदी खरीदी। अब इनके साथ जो क्रिया है वो सारी स्त्रीलिंग है इन तीनों के साथ, और दही जम गया तो ये हो गया पुल्लिंग। तो इसमें पुल्लिंग शब्द क्या हुआ, दही। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें तो आप जान ही रहे हैं, छात्रा स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है ना। पृथ्वी घूमती है, छात्रा चल रही है, वधु सो रही है, जीवन, जीवन हो गया स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब जीवन हो गया पुल्लिंग। नर का स्त्रीलिंग शब्द है, नर का स्त्रीलिंग नारी, ये तो आप आराम से बता देंगे। नर का नारी, औरत भी होता है, स्त्री भी होता है, लड़की भी होता है, लेकिन नर के समान नारी है ना, नर के हिसाब से। वीर का स्त्रीलिंग शब्द है वीरान, वीरता, वीरांगना, साहसी। वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। युवती का पुल्लिंग शब्द है लड़का, आदमी, युवक, मनुष्य, तो युवती का पुल्लिंग होगा युवक। दासी का पुल्लिंग शब्द है सेवक, नौकर, मजदूर या दास, तो दासी का पुल्लिंग होगा दास। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कविता, गायिका, कवयित्री, काव्य, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा कवयित्री। ठीक है। हिंदी में वचन के प्रकार है 3, 2, 4, 6। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में द्विवचन और आ जाता है। कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है, कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है। गायें घास खाती हैं, गायों घास खाती हैं, गायों घास खाती हैं, गाय घास खाती है। बताओ कौन सा होगा बहुवचन सही, गायें घास खाती है, ए। ठीक है, चलो पढ़ ही लेते हैं, और ये भी न्यू टाइप वाले तो प्रश्नोत्तर में भी बड़ा मजा आता है ना। 10वां प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है। वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। अब हम यहाँ कारक में आ गए हैं, पहले ऊपर वचन में थे, लिंग में थे, अब कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। बताइए कौन सा कारक होगा, पेड़ से पत्ता गिरता है, से आया है यहाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या करण कारक है, नहीं। करण में होता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, लेकिन यहाँ क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो गया है, और अलग होने के अर्थ में से कहाँ प्रयुक्त होता है, अपादान कारक में, अपादान से, तो यहाँ अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो गया है, अलग होने के भाव में आता है अपादान से, और करण आता है साधन के रूप में। पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, पंडित जी शब्द में कारक है, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक। यहाँ पंडित जी करता है, पंडित जी ने भोजन किया है ना, तो ये भोजन का जो कार्य है वो पंडित जी ने किया, इसलिए ये कर्ता कारक है, पंडित जी। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों को में क्या कारक हैं, आप बार बार भले आप ऐसे बोल करके अभ्यास भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब यहाँ क्या होगा, गरीबों को कर्म को में है तो वो नहीं आएगा, यहाँ क्या है, गरीबों को कंबल दिए, देने का भाव है यहाँ है ना, प्रदान करने का भाव है, देने का भाव है, अपने आप से हटाकर किसी और को देने का, परोपकार का भाव है, तो यहाँ गरीबों को कंबल दिए में संप्रदान कारक है। कितनी सुंदर सी बात है, कारक में भी किस तरह से भाव लिया है कि संप्रदान कारक में देने का भाव जो वाक्य में होगा, क्रिया जब देने के लिए की जाएगी तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। तो राजा ने गरीबों को कंबल दिए। वह बल्ले से खेल रहा है, बल्ले से में कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो यहाँ होगा कौन सा कारक होगा, बल्ले से खेल रहा है, खेलने का कार्य जो वह कर रहा है किसकी वजह से, किससे कर रहा है, बल्ले से, तो यहाँ करण कारक होगा, क्योंकि खेलने की जो क्रिया है उसका साधन है बल्ला, तो ये करण कारक होगा। नाव नदी में डूब गई, नाव नदी में डूब गई, कारक बताइए, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक, करण कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्हों का के, की, कर्ता का ने, करण का से, अधिकरण का में, पे, पर, तो का नाव नदी में डूब गई, तो यहाँ होगा अधिकरण कारक। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बताइए, करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। मैं पहले आपको बोल रही थी कि सारे कारक विभक्ति चिन्ह बोलो, नहीं सारे ने बोल के आप जो विकल्प दिए हुए वही देख लो। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, करण कारक, करण का है से,
कर्ता का है ने, तो यहाँ लड़के ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ने की क्रिया किसने की? लड़के ने, तो यहाँ कर्ता कारक हो गया। हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं? हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो 3 भेद हो गए, ए 2, ब 4, से 3, द 5, तो से 16वें का से। 17वां है हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद हैं? अभी अभी हमने पढ़े हैं, तो हिंदी भाषा में वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। समझ में आ गई ना आपको? समझने के बाद तो बहुत ही सरल लगते हैं, थोड़ा सा पहले आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप समझोगे एकदम सरल लगेंगे। काल का तात्पर्य है कल, मृत्यु, अवधि या समय। काल का तात्पर्य है समय, अवधि होती है यहाँ से यहाँ तक का समय, और समय का मतलब होता है समय काल। वाच्य से ज्ञात होता है क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का रूप, क्रिया का काल, उपयुक्त सभी। तो 19वें का है वाच्य से क्या ज्ञात होता है? क्रिया का उद्देश्य, है ना, क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है कि मतलब वाच्य से हमें पता चलता है कि वाक्य में जो क्रिया की लिंग, वचन और पुरुष जो हैं वो कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार हैं। ठीक है, चलो हो गए 19 प्रश्न। अब बाकी प्रश्न हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। आपको वाच्य और ये प्रश्न जो है वो समझ में आ गए होंगे, अवश्य समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।